नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण और इस शो में हम आपको वॉर जोन से दिखाते हैं बड़ी खबरें। और आज सबसे पहले आपको हम रूस के खौफनाक अटैक की तस्वीर दिखाएंगे। क्या इस हमले के बाद में यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा या फिर जवाबी हमले के लिए अमेरिका और नाटो देश फिर से यूक्रेन को रूस के खिलाफ खड़ा करेगा? अब आपके सामने जंग की 4 तस्वीरें मैं पेश करने जा रही हूं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप बखूबी समझ पाएंगे। पहली तस्वीर कीव पर विध्वंसक हमले की, जहां पर रूस ने ड्रोन हमले कर पूरे इलाके को धुआं कर दिया। देखिए दूसरी तस्वीर ज़ेलेंस्की की कैबिनेट बिल्डिंग पर हुए प्रहार की। ऐसा लगता है कि मानो यह हमला रूस ने ज़ेलेंस्की के मंत्रियों को निशाना बनाकर किया, लेकिन वो मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। तीसरी तस्वीर मिसाइल अटैक की। इस बार रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में बमबारी की और जमकर तबाही मचा दी, तबाही की नई कहानी लिख दी। और ये जो चौथी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल यह है गाजा युद्ध से जुड़ी हुई। ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि वो 48 बंधकों की रिहाई करे, और वरना हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। यानी दोनों जंग लगता है अब आखिरी मुहाने पर ही लड़ी जा रही है। तो यूक्रेन के ऊपर रूस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटों के अंदर ही 800 से ज्यादा ड्रोन अटैक, जिनमें कैबिनेट बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। यूक्रेन की धरती पर धुआं हुआ। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 800 से ज्यादा ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। दरअसल कभी जंग टैंक से लड़ी जाती थी, कभी मिसाइलों से, लेकिन अब हथियार नहीं बदल रहे बल्कि युद्ध की परिभाषा बदल रही है। और अब मौत आती है बिन आवाज, बिन चेतावनी। अब हमला होता है 10,000 फीट ऊपर से एक छोटे से ड्रोन के जरिए, चाहे यूक्रेन हो, सीरिया हो या फिर अफ्रीका। ड्रोन अब फ्रंट लाइन नहीं बल्कि शिकार ढूंढने वाले शिकारी हैं। ये ड्रोन है। परिंदों जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें पंख नहीं बल्कि बारूद है। रूस ने एक रात में 800 से ज्यादा ड्रोन दागकर यूक्रेन को धुआं कर दिया। हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल है, जिन्हें ना रोका जा सके। आम रडार भी ना देख सके। ड्रोन छोटे, सस्ते और बेहद घातक होते हैं। एक अपार्टमेंट पर गिरा ड्रोन, 6 मंजिलें चपेट में आ गई। बच्चे चले, औरतें भागती दिखी, बुजुर्ग ने दरवाजों में दम तोड़ दिया। किसी ने नहीं सुनी उड़ान की आवाज, लेकिन सब ने महसूस की मौत की धमक। ड्रोन अब सिर्फ तकनीक नहीं, रणनीति भी है। ये जंग का वो चेहरा है जो बिना वर्दी, बिना फौज और बिना सरहद के लड़ाई लड़ता है। अब जंग जमीन से नहीं, मोबाइल स्क्रीन से लड़ी जा रही है। यूक्रेन की रात अब रात नहीं रहती जब आसमान पर मंडराते हैं मौत के परिंदे। रूस ने छेड़ दी है अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन जंग। 800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें एक ही रात में यूक्रेनी जमीन पर बरसी। और पहली बार निशाना बनी सरकार की कैबिनेट बिल्डिंग। राजधानी की दहल उठा।
और चारों तरफ मौत का मातम पसरने का ये खौफनाक मंजर है। जब रात ने करवट ली, रूस ने तब हमला बोला। 800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें एक ही झटके में यूक्रेन की हवाई रक्षा तंत्र ने जान झोंक दी और 747 खतरे तो टाले, लेकिन जो बच गए उन्होंने तबाही की ऐसी इबारत लिखी कि जिसे इतिहास भी कांप कर पढ़ेगा। दावा किया जा रहा है कि पहले से कैबिनेट बिल्डिंग की छत टूट गई, जिससे बिल्डिंग के अंदर आग लगकर धुआं उठता दिखाई दिया। बिल्डिंग के अंदर मंत्रियों के घर दफ्तर बने हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। कीव के मेयर विटाली ने हमले की पुष्टि की। 15 दिन में रूस ने कीव पर दूसरा सबसे बड़ा हमला किया है। वही हमले बढ़ने से दोनों देशों के बीच शांति की आस खत्म होती जा रही है। हालांकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को मॉस्को बुलाया है, लेकिन बिना किसी एजेंडे के बात करने से इनकार कर चुके हैं। पहली बार रूस ने सीधे यूक्रेन की प्रशासनिक धड़कनों पर वार किया है। कीव की कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बिल्डिंग घंटों जलती रही, ऊपरी मंजिलें राख हो गई। लपटों में घिरा लोकतंत्र का गढ़ मानो कोई ये संदेश दे गया हो कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं। इस हमले में तकरीबन 3 लोग मारे गए हैं, जिनमें 1 साल का बच्चा भी शामिल है। 44 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं एक मां ने बच्चे को सीने से लगाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन की आग ने दोनों को लील लिया। रूस के हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये जंग नहीं, ये नरसंहार है। हमें और एयर डिफेंस चाहिए है, नहीं तो आने वाली रातें और खून मांगेगी। यूक्रेन ने पश्चिम देशों से अपील की है कि अब सिर्फ मदद नहीं, कार्रवाई चाहिए है। दरअसल रूस ने 1-2 नहीं बल्कि यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। रूस की सेना हमले से डार्नित्स्की में रिहायशी इमारत की 2 मंजिलें जलकर राख हो गई। कीव के पश्चिम जिले में 9 मंजिला इमारत ध्वस्त हुई। इमारत पर रूस की सेना ने मिसाइल अटैक किया। क्रेमेंचुक शहर में भी धमाके होने से बिजली ठप हो गई। क्रिवीरी शहर में रूस की सेना ने ट्रांसपोर्ट और शहरी ढांचे को टारगेट करके ड्रोन और मिसाइलें दागी। साउथ यूक्रेन के ओडिशा में भी करारा हमला किया। रूस एक तरफ ड्रोन से अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ क्रूज मिसाइलों से कहर बरपा रहा है। 13 क्रूज मिसाइलें एक साथ एक शहर पर। रूस ने यूक्रेन पर एक और भयावह हमला बोला। शहर की फिजा में सिर्फ आग और गूंजती चीखें थी। जैसे आसमान खुद उतर आया हो सजा देने के लिए। ना कोई चेतावनी, ना कोई मोहलत, और फिर आसमान से बरसती आफत। रूस ने एक बार फिर क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर कहर ढाया। 13 मिसाइलें और हर एक ने छोड़ी अपने पीछे तबाही की गवाही। एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर हुआ सीधा हमला और देखते ही देखते भड़क उठी भीषण आग। लोग चीखते रहे, मदद को पुकारते रहे, लेकिन हर तरफ सिर्फ धुआं और मलबा नजर आ रहा था।
सीधा निशाना एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जहां सोए हुए लोग उठे और आग की चपेट में आ गए। एक मिसाइल ने छत फाड़ी और फिर फैल गई भीषण आग। ऊपरी मंजिलें जलती रही, चीखें फर्श तक सुनाई दी। 6 फ्लोर पूरी तरह खाक हो गए, कई परिवार लापता हो गए। रात भर दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां लगी रही, लेकिन आग नहीं बुझी। दर्द का धुआं उठता रहा। तेरह मिसाइलें और एक देश का दर्द बढ़ता चला गया। कौन से युद्ध के नियम में लिखा है कि बच्चों के बिस्तर, बुजुर्गों की खिड़कियां और महिलाओं की रसोई को भी बम से उड़ाया जाए? क्या रूस अब सिर्फ सेनाओं से नहीं, जनता से लड़ रहा है? क्या अब युद्ध का मतलब हो गया है कि जलते घरों की दीवारें और चुप होती इंसानियत? पूछिए रूस से कि क्या यही है शक्ति प्रदर्शन, या फिर से उस बौखलाहट का इजहार है जो अब हर जमीनी हार से आकाश पर उतर आई है? और पूछिए दुनिया से कि कब तक देखेगी वो ये जलती इमारतें, रोते बच्चे और राख होती हिम्मतें। यूक्रेन जवाब दे रहा है, लेकिन क्या दुनिया जवाबदेही निभा रही है? लेकिन रूस की इस हवाई जंग ने साबित कर दिया है कि अब युद्ध सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, ये चेतावनी है कि जंग अब आसमान से ज्यादा लड़ी जाएगी। देखिए, हर स्तर पर जंग तो चल रही है, लेकिन अब जंग अलग रूप लेती नजर आती है और इसके लिए रूस यूक्रेन लगातार कमर कस रहे हैं। दोनों तरफ से जंग में ड्रोन की मदद ली जा रही है। अब मैं आपको यह भी बता दूं, ड्रोन की मदद तो ली जा रही है, अब दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जो ड्रोन बनाने वाली 5 कंपनियां, एक तरह से देखा जाए ड्रोन बनाने वाली 5 कंपनियों के बारे में, सिर्फ 5 कंपनियां और यूक्रेन के पास में 500 से ज्यादा कंपनियां हैं। अब इनका संबंध जो है क्रेमलिन से ऑपरेट होती हैं। अगर यूक्रेन की बात की जाए तो नाटो की स्टार्टअप कंपनीज एक तरह से हैं जो ड्रोन बनाती हैं। रूस के लिहाज से देखा जाए तो जो ये ड्रोन है उनका रेंज 2500 किलोमीटर का है। अगर यूक्रेन की बात की जाए, हालांकि यूक्रेन के पास मात्र 1000 किलोमीटर की रेंज वाले ये ड्रोन हैं। तो रूस यूक्रेन में अगर ड्रोन जंग होती है तो किस तरह की परिस्थिति बन रही है, आप इस बात को भी समझिए। अभी अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल इस जंग में होता है, लेकिन अब पिछले कुछ वक्त से ड्रोन बहुत निर्णायक भूमिका जो है वो इन युद्ध में साफ तौर से यहां पर लेते हुए नजर आते हैं। अब मैं आपको बताती हूं, ड्रोन से हमले शुरू हुए तो दुनिया में हड़कंप मच गया। पूरी दुनिया में हथियार को बनाने की होड़ सी मची हुई है। आप भी जरा जान लीजिए कि दुनिया के जो टॉप 10 देश हैं उसमें आखिर आगे कौन से देश चल रहे हैं। आइए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ टॉप 10 ऐसे कौन कौन से देश हैं, जिसमें अमेरिका सबसे पहले नंबर पर आता है। दुनिया के टॉप 10 मिलिट्री ड्रोन देशों में अमेरिका नंबर 1 पर है, 13,000 ड्रोन जिसके पास में है। तुर्की दूसरे नंबर पर आता है, 1421 ड्रोन उसके पास में है। पोलैंड के पास 1209, तो रूस के पास 1050, जर्मनी के पास में 670 ड्रोन है। ये आपने देखा, ये जो टॉप 5 एक तरह से जो देश हैं। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत 625, फ्रांस के पास 591, ऑस्ट्रेलिया के पास 557, कोरिया के पास 518 और फिनलैंड के पास में 412 ड्रोन हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो एक तरह से अमेरिका इस दौरान सबसे पहले शीर्ष नंबर पर है। वहीं अगर मॉडर्न ड्रोन की अगर बात की जाए तो मौजूदा स्थिति में मॉडर्न ड्रोन की जरूरत क्यों है? दरअसल ये जो मॉडर्न ड्रोन है, दुश्मन के इलाकों में सीधे सीधे सटीक निशाना ये मॉडर्न ड्रोन के माध्यम से होता है। सैनिकों की जान जोखिम में इस तरह के हथियारों के चलते नहीं रहती वनिस्पत बाकी जो हथियार होते हैं। मॉडर्न ड्रोन में दूसरे हथियारों से काफी कम लागत होती है, काफी कम इनकी कीमत होती है। ये सबसे प्लस पॉइंट होता है। रडार परफेक्ट एयर डिफेंस से छिपने की ताकत इसकी ये खासियत है जो इसे और भी ज्यादा मजबूत बना देती है।
तो मौजूदा स्थिति में मॉडर्न ड्रोन की जरूरत आखिर क्यों है, ये आपने देख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बड़े बड़े हथियारों की जगह युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। आइए आपको भी बता देते हैं। दरअसल जानकारी के अनुसार जिस तरह से अमेरिका MQ-9 रिपेयर ड्रोन बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं, आप ये समझिए, जानकारी ये है ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं और ये कहा जाए लंबी उड़ान वाला ये हथियार माना जाता है। भारी हथियार ले जाने में ये शक्तिशाली होते हैं, ये सक्षम होते हैं। 1700 किलो तक हथियार ये कैरी कर सकता है। 27 घंटों से ज्यादा की उड़ान की अगर बात करें तो ये 27 घंटों से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। यूएस और नाटो का प्रमुख UCAV है। अगर बात तुर्की की जाए तो तुर्की के पास में बायरैक्टर TB2 नाम का ड्रोन है जो सस्ता, किफायती है और सबसे महत्वपूर्ण बात भरोसेमंद है। ये जो ड्रोन है ये 27 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है। चीन का अगर हम विंग लूंग सेकंड ड्रोन की अगर बात करें तो वो भी इससे पीछे नहीं है, वो भी कहीं पर कमतर नहीं आंका जा सकता। यूएस के MQ-9 के बराबरी का विकल्प इसका है और 480 किलोग्राम तक हथियार लेकर जाने में ये सक्षम है। 4000 किलो से ज्यादा की रेंज इसकी है। अब बात अगर इजराइल की जाए, इजराइल जिसके पास में हेरोइन TP है, वो बहुत घातक हथियारों में से एक माना जाता है, घातक ड्रोन में से एक माना जाता है जो 36 घंटों से ज्यादा उड़ान भर सकता है, 26 मीटर की गहराई से निगरानी क्षमता रखता है और स्ट्राइक में भी सक्षम है। और ये इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण ये कहा जाए सैन्य ताकतों में से एक है। वहीं रूस ने भी अपना इनॉग्डोटेक्स नाम का ड्रोन तैयार किया है और ये पहला मास एंड्रियूस मेल ड्रोन है जिसकी 250 किलोग्राम हथियार लेकर जाने की क्षमता है। 24 घंटे की लगातार उड़ान भर सकता है ये और ISR और स्ट्राइक दोनों में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो अब एक तरह से देखा जाए कि अब आप ये जान लीजिए कि आखिर ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ, कहां इसे इजाद किया गया। अब मैं आपको बता देती हूं। दरअसल जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार 1849 में ऑस्ट्रेलिया ने दरअसल ड्रोन को इजाद किया था। सबसे पहले ड्रोन की जो उत्पत्ति हुई वो हुई 1849 में। गर्म हवा से भरे गुब्बारों का इस्तेमाल इस ड्रोन को बनाने के दौरान किया गया। वेनिस की घेराबंदी के लिए इसका एक तरह से प्रयोग किया गया था। वही विस्फोटकों के साथ में गर्म गुब्बारों से ही हमले को अंजाम दिया गया। वही इसके अलावा बात की जाए, इस हथियार को आज ड्रोन्स का एक तरह से जनक माना जाता है। और किस तरह से ड्रोन की अभी भूमिका है, ड्रोन का सबसे पहला इस्तेमाल हुआ वियतनाम युद्ध के दौरान। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने रियान फायरबी का इस्तेमाल किया था और जब वियतनाम युद्ध चल रहा था तो उस दौरान इसकी बड़ी भूमिका नजर आई थी। अमेरिका ने रियान फायरबी का इस्तेमाल किया और उस युद्ध में बहुत ये कहा जाए कि निर्णायक भूमिका थी। अब 2025 में 73 अरब डॉलर एक तरह से ड्रोन का वैश्विक बाजार है। वैश्विक ये कहा जाए ड्रोन की डिमांड बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है बड़ा स्तर उसका नजर आता है। लेकिन 2030 तक आते आते ये 163.6 अरब डॉलर का अनुमान इसका होने का है। समझिए कि अगर अभी मौजूदा क्योंकि साइज कम और क्षमता इसकी ज्यादा, चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर पर अगर देखा जाए तो 14.3% इसकी वृद्धि दर होगी। वहीं मध्य पूर्व तेजी से अब ड्रोन का एक तरह से हब बनता हुआ नजर आता है। यानी कि ड्रोन का वैश्विक बाजार कितना तेजी से और भी ज्यादा बढ़ रहा है, इसे आप इस रूप में जरूर समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सख्त चेतावनी दी है कि अगर हमास ने हमला बंद नहीं किया तो गाजा में मिसाइलें और भी ज्यादा तेजी से बरसती हुई नजर आएंगी। सवाल यही है कि क्या हमास ट्रंप की चेतावनी का मानेगा और आखिर कब तक चलेगी इस जंग की आग। हमास के पास आखिरी मौका है, बंधक छोड़ो नहीं तो अंजाम ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी।
यानी सौदे की टेबल तैयार है। एक तरफ इजराइल के हाथ में बंदूक है तो दूसरी तरफ हमास के हाथ में बंधकों की जान। और बीच में खड़े हैं ट्रंप, जो हमास को दे रहे हैं आखिरी चेतावनी। ट्रंप की शर्त साफ है कि पहले दिन सभी 48 इजरायली बंधकों को छोड़ना होगा, तभी इजराइल हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा और इसी दौरान युद्ध विराम के बीच शांति वार्ता शुरू होगी। युद्ध विराम के दौरान दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता होगी। ट्रंप ने इसे लास्ट वार्निंग करार दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हमास मानेगा, क्योंकि गाजा में तबाही अपने चरम पर है। अस्पताल खंडहर बन चुके हैं, बच्चों की लाश मलबे से निकल रही है और पूरा इलाका मानो राख में तब्दील हो चुका है। जिंदगी बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं, लेकिन बमों और गोलियों की बरसात से लगभग बचना नामुमकिन हो गया है। इजराइल का कहना है कि पहले हमारे लोगों को वापस लौटाए। जब तक बंधक रिहा नहीं होते तब तक किसी भी तरह का युद्ध विराम नहीं होगा। दूसरी ओर हमास हैरान और परेशान है, ना साफ हाँ कह पा रहा है, ना खुलकर ना कह पा रहा है। इस बीच ट्रंप का दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि बंधक घर लौटे, हर कोई चाहता है कि युद्ध समाप्त हो। इजरायलियों ने मेरी शर्तें मान ली हैं। अब हमास के लिए भी स्वीकार करने का समय आ गया है। मैंने हमास को स्वीकार करने के परिणामों के बारे में चेतावनी दे दी है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अब ऐसी कोई चेतावनी नहीं होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। उधर संयुक्त राष्ट्र लगातार अपील कर रहा है कि फौरन युद्ध रोका जाए, इंसानों की जान बचाओ, लेकिन जमीन पर गोलियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। गाजा की सड़कों पर हर तरफ हर कदम पर सिर्फ मौत की परछाई है। दावा किया जा रहा है कि अब ट्रंप का ये प्रस्ताव न सिर्फ एक डील है, बल्कि एक राजनीतिक दांव भी है। अमेरिका की राजनीति में वो फिर से ताकतवर भूमिका चाहते हैं और इसके लिए मिडिल ईस्ट की जंग से बेहतर और क्या मुद्दा हो सकता है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वही शख्स है जो जंग को रोक सकते हैं। दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि उनके पास बंधकों को छुड़ाने का सैन्य रास्ता भी मौजूद है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसा कदम उठाने से बंधकों की जिंदगी और खतरे में नहीं पड़ जाएगी। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि कितने बंधक जिंदा हैं। इजराइल का दावा है कि 48 लोग जिंदा हैं, लेकिन गाजा की तबाही को देखकर शक उठ रहा है कि शायद उनमें से कई अब इस दुनिया में नहीं बचे होंगे।
और यही डर इजराइल के लोगों को बेचैन कर रहा है। अब जरा सोचिए, अगर ये डील मान ली जाती है तो क्या नया रास्ता खुलेगा? हजारों फिलिस्तीनी जेल से बाहर आ जाएंगे, गाजा में राहत पहुंचेगी और इजराइल को उसके लोग मिलेंगे। लेकिन अगर ये डील टूट जाती है तो हालात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मिसाइलों की बरसात, ड्रोन हमले और जमीनी जंग, ये सब मिलकर तबाही को कई गुना बढ़ा देंगे। ट्रंप का कहना है कि ये मौका ही आखिरी है। वे इसे हिस्टोरिक डील कहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या हमास और इजराइल इतने दबाव में आएंगे? क्या वाकई खून खराबे का सिलसिला रुकेगा? दुनिया के कई देश अब दखल दे रहे हैं। मिस्र, कतर और तुर्की लगातार मध्यस्थता कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राष्ट्र की अपीलें जारी हैं। लेकिन असली फैसला तो हमास और इजराइल के हाथ में है। अब नजरें टिकी हैं आने वाले घंटों पर। क्या हमास बंधक छोड़ेगा? क्या इजराइल कैदियों को रिहा करेगा? क्या मिडिल ईस्ट की जंग थमेगी या एक बार फिर बम बारूद की बारिश इंसानियत को राख में बदल देगी? जी हाँ, ये सवाल दरअसल इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि अब तक जंग में हजारों मासूम मारे जा चुके हैं। अब इसकी टाइमलाइन पर अगर एक तरह से नजर डाली जाए तो आप इसे बखूबी समझ पाएंगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास में हमला हुआ। हमास ने 2000 से ज्यादा लोगों को मार गिराया। इजराइल का हमला अभी भी जारी है। गाजा में 63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन मरने वालों में जो सबसे ज्यादा थे उसमें महिलाएं और बच्चे थे। आपको बता दें 1,60,914 फिलिस्तीनी अभी तक घायल हुए हैं। 90% लोगों का गाजा से अभी तक पलायन हो चुका है। 69% बुनियादी ढांचे तहस नहस हो चुके हैं। घर, अस्पताल, पानी की किल्लत सीधे सीधे नजर आती है। स्कूल, अस्पताल, शेल्टर अब एक तरह से निशाना बनाए जा रहे हैं। इसीलिए अब बार बार यही बात होती है कि जिस तरह की तस्वीर बार बार नजर आती है, क्या वो कभी खत्म होगी या फिर इसी तरह से यहाँ पर जो मासूम है वो गोला और बारूद का शिकार होते जाएंगे। इसी के साथ आक्रमण में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं।